हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, पहले इसको पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है। अभी तक जैसे बिजनेस अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे कि नहीं करते थे? तो वो टी फॉर्मेट होता था। कौन सा फॉर्मेट होता था? टी फॉर्मेट। छोटे बिजनेस की बात करें, छोटे बिजनेस में उस तरीके से अगर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। लेकिन जो हम कंपनीज की बात करते हैं, लिमिटेड कंपनी, किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। तब वहां पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं सुटेबल है। समझ रहे हैं? वहां पे हमें कंपनी एक्ट के अनुसार हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक, दिया भी है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फॉलोज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं। शेड्यूल 3 जिसमें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सबको पता है, सबको करना है। एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 128 है। समझ रहे हैं ना? सेक्शन 128 of the Companies Act 2013, every company should prepare and keep at its registered office books of accounts। हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ता है। अब जब बात हुई रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस। जैसे कोई कंपनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई, उसने अपना ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में खोल दिया, तो उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा? कौन सा होगा? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो उसका हेड ऑफिस बना के रख, नॉर्मली हेड ऑफिस लोग बोलते हैं उसको, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्योंकि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो एड्रेस वहीं का दिया जाता है। समझ रहे हो? अब ब्रांचेस कल को बढ़ा रहे हो, उन सब का नाम नहीं ना वहाँ पे, जब रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ का एड्रेस तो था नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया? जहाँ का कराया होगा वहाँ का एड्रेस दिया होगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस वो हो गया, वहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारे के सारे बुक्स मेंटेन रहने चाहिए। कल को अगर जांच होगी, कल को कोई भी जांच करने के लिए बंदा आएगा, वो सीधे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे पहुंचेगा, वहाँ पे उसको सारी बुक्स मेंटेन्ड मिलनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, and other relevant books and papers and financial statement of every financial year, which gives a true and fair view of state of affairs of the company, including that of its branch office and offices, if any. And such books should be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting। क्लियर? अगर उस बिजनेस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उन सारे ब्रांचेस का भी हिसाब आपको हेड ऑफिस में मिलना चाहिए। वहां पे भी वो सारे बुक्स होने चाहिए जहाँ पे उनके ब्रांचेस का भी हिसाब। अब मान लो मैं किसी ब्रांच पे गया जांच करने के लिए, मुझे कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखाओ, कौन कौन सा तुम्हारा ये, तो वो कहेगा भैया देखो भाई, हम तो ब्रांच है, आपको अगर जांच करनी है जाइए रजिस्टर्ड ऑफिस, जाइए हेड ऑफिस, वहां पे सारी बुक्स चेक करिए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको चेक करना चाहिए, यहाँ पे आपको कोई बुक्स नहीं मिलने वाली। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और वहाँ पे सारा बुक्स होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन होता है। सबको पता है एक्रूअल कंसेप्ट, सबने पढ़ा है। एक्सपेंसेस एंड इनकम, खर्चा हो, ड्यू हो गया, रिकॉर्ड कर लो, डज नॉट मैटर पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इनकम के लिए भी सेम चीज़ कहा जाता है, इनकम हो गई रिकॉर्ड कर लो, डज नॉट मैटर पैसा आया है कि नहीं आया, आज नहीं तो कल आएगा। अक्रूवल क्या कहता है? ये ना कहता है कि खर्चे ड्यू, आखिर में ड्यू की एंट्री क्यों करते हो? अक्रूड की क्यों एंट्री करते हो? इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, है ना? अगला क्या है? और कौन सा सिस्टम मेंटेन करते हैं हम लोग ने? पूरा अकाउंटिंग पूरा पढ़ रखा है डबल एंट्री सिस्टम पे। कोई भी ट्रांजेक्शन एक अकेला इंसान करता नहीं, करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ट्रांजेक्शन करते दो इफेक्ट आते हैं, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करते हैं। दिस कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, सच बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट फॉर नॉट लेस देन 8 years। ये भी पॉइंट है। 8 सालों तक आपको इन सारे बुक्स को संभाल के रखना है। कौन सी? फाइनेंस, जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस हो ना, ये सबको कितने साल तक संभाल के रखना है? ये कौन कहता है? ये आपका कंपनी एक्ट का लॉ कहता है। आप लोग ने जीएसटी लॉ पढ़ा था, वहां पे 72 मंथ्स कहा था, याद है? कितना मैंने कहा था वहां पे? 72 मंथ्स तक आपको संभाल के रखना है, जीएसटी बोलता है, वो जीएसटी का लॉ है। कंपनी एक्ट क्या कहता है? आपको 8 साल तक अपनी सारे बुक संभाल के रखनी है। जब भी मांगेंगे आपको बताना पड़ेगा। 8 साल से पुरानी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मांगेंगे तो आप नहीं दोगे तो चलेगा, मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन ये 8 year वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? The company may keep such books of accounts and other relevant paper in electronic mode। अब आप चाहे तो इसे आप मैनुअल अकाउंटिंग करो, या जिस तरह से भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी ये सारी चीज़ें रख सकते हो। तो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो क्या करते हैं
सॉफ्टवेयर पे ही रखते हैं, वेबसाइट पे उनका ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, उसी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे सब मेंटेन करके रखते हैं। सही है कि नहीं सही है? अब सॉल्व तक कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बुक्स होती है जो रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस में मेंटेन करके रखना पड़ता है आपको, या फिर ये जो 128 सेक्शन बोलता है उसके तहत भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दे रहा है, द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। नंबर 1, रजिस्टर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। आपको पता है कंपनी के पास पैसा है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, तो कंपनी के पास पैसा है, कंपनी अपने पैसे को भी क्या करती है, कहीं इन्वेस्ट करती है। सर तो कौन से पैसे को इन्वेस्ट करती है? कंपनी को तो पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो वो बिजनेस में पैसा लगाएगी कि इन्वेस्टमेंट करेगी? अरे भाई क्यों नहीं करेगी, वो रिजर्व करती है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व करती है। अब रिजर्व के पैसे को क्या करेगी, कैश के रूप में रखेगी? नहीं, उस रिजर्व के पैसे को वो क्या करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो कंपनीज भी जो रिजर्व का पैसा होता है उसको कैश के फॉर्म में ना रख के उसे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखती है। ठीक है ना? तो उसने जो अपने नाम से जितने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट का भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अगर कोई सिक्योरिटी में कुछ हमने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस के लोन के अगेंस्ट हमने गिरवी रखा है उसका भी हमें रजिस्टर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है ना? रजिस्टर ऑफ मेंबर, अपने सारे मेंबर्स का रजिस्टर रखना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आप सवाल उठता है सर ये कैसे होगा सर, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर है ना, वो तो सर हर दिन लोग खरीदते बेचते हैं तो चेंज हो जाते हैं, है ना? हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पब्लिक की बात करें, जो पब्लिक्स खरीदे। आपको पता है 100% कंपनी के अगर शेयर होते तो 100% मार्केट में नहीं होते। बात समझे कि नहीं समझे? मुश्किल से 30 to 40% ही मार्केट में लोग शेयर्स खरीदते बेचते। मान लो टोटल कंपनी की कैपिटल का 20 से 30% ही कैपिटल जो मार्केट में लोग खरीदते बेचते हैं, बाकी 70% तो फिक्स है ना। जैसे मुकेश अंबानी या इन सब के पास वो शेयर पड़े हुए, वो लोग उसको नहीं बेचते हैं। मार्केट में 20 से 30% शेयर डाल दिया, पब्लिक उसी में आपस में खरीद बेच रही है, उसी में शेयर के प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। वो 30% पूरे 100% को अफेक्ट करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो वो जो होता है ना वो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करते हैं। आपको बता दूं 70% का तो बुक्स मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो जो 30% जो हर दिन पब्लिक शेयर्स खरीदती बेचती है वो जो मेंटेन होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है? डिपॉजिटरी के थ्रू। किसके थ्रू? जैसे आपको पता है भारत में दो डिपॉजिटरी हैं, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। जो भी आपका डीमेट अकाउंट खुलता है ना, लोग शेयर्स खरीदते बेचते तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट में जो भी आपके शेयर्स रखे हैं वो सबकी डिटेल कहाँ, वो डीमेट अकाउंट एग्जैक्टली खुलता कहाँ है? डिपॉजिटरी के पास। यानी आपके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर्स उसमें शेयर्स आती जाती है। डीमेट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आता जाता है, डीमेट अकाउंट में बस शेयर्स आता जाता है। तो आपके डीमेट अकाउंट जितने भी खुलते हैं ना वो डिपॉजिटरी के अंडर में आते हैं। वो डिपॉजिटरी के अंडर में वो डीमेट अकाउंट खुला हुआ है। आपके सारे शेयर्स की डिटेल किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है, एनएसडीएल के पास है, सीडीएसएल के पास है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, है ना, वो उसका फुल फॉर्म है सीडीएसएल। तो भारत में दो डिपॉजिटरी है। तो उस डिपॉजिटरी के थ्रू आपके पब्लिक के जो भी शेयर्स होल्डर है इस समय आज के दिन में वो निकल जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्या होता है? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। अगर आपका डिवेंचर आपने इशू कर रखा है तो कौन कौन डिवेंचर आपका खरीद के रखा है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए, मिनट बुक होना चाहिए। आपको बता दो कंपनीज में क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं। क्या होती है? मीटिंग्स। एनुअल जनरल मीटिंग तो आप लोग समझते ही हो। कंपनी एक्ट जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा, कंपनी एक्ट उसमें आपने पढ़ा होगा, एक होता है भाई एजीएम होता है जो हर साल होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग। फिर एक होता है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बीओडी मीटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जो साल भर में कम से कम 4 बार तो होना ही होना है। साल भर में कितनी बार? एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको कराना ही करना है, उससे ज्यादा कर सकते, कम नहीं। साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी अचानक मीटिंग बुलानी पड़ती है कुछ अचानक डिसीजंस लेने के लिए। सपोज करो कोई कोई हमें डिसीजन लेना, वी कांट वेट फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, वी नीड टू इमीडिएटली टेक अ मीटिंग। हमें अभी मीटिंग करनी होगी, अभी डिसीजन लेना पड़ेगा वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो यू कैन कॉल फॉर ईजीएम। ईजीएम मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर? सो दीज काइंड्स ऑफ मीटिंग्स आर देयर। और जब भी कोई भी मीटिंग हो, आइदर एनुअल जनरल मीटिंग हो, आइदर ईजीएम हो, आइदर बोर्ड मीटिंग हो, है ना, तो जब मीटिंग होती है उसमें जो भी हम डिसीजंस लेते हैं
उसकी एक रिकॉर्डिंग करते हैं। दैट रिकॉर्डिंग इज नोन एज मिनट बुक। क्लियर? तो मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, है ना, रिकॉर्डिंग्स इज नॉट लाइक दैट कि वीडियो रिकॉर्डिंग या समथिंग, वो भी हो सकता है, कोई उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और बेसिकली क्या होता है, एक बुक्स मेंटेन करते हैं कि हमने मीटिंग में हमने क्या क्या डिसीजंस लिए, क्या क्या फाइनल चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका एक बुक तैयार होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिनट बुक। और वो मिनट बुक चला जाता है आरओसी ऑफिस में। आपको बता दूं, आरओसी ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, वो तो आपको पता है कि जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। आपकी कंपनी में एक पत्ता भी हिलता है ना, आपकी कंपनी में एक पत्ता भी हिलता है, उसका भी इंफॉर्मेशन किसके पास हो, मिलना चाहिए? आरओसी ऑफिस। एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको आरओसी में देना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मिनट बुक सबमिट करना पड़ता है कहाँ पे? आरओसी ऑफिस में। तो जब भी मीटिंग होगी उसका मिनट बुक तो तैयार होगा ना। आपने कभी देखा है, फिल्मों में दिखाता अदालत चलती है, उस समय एक बंदा एक आगे बैठा रहता है, टाइपराइटर, स्टेनो जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो गवाह ने क्या बोला, मुजरिम ने क्या बोला, वकील ने क्या बोला, सब बैठ के क्या करता रहता है? टाइप करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। सोचो वो रिकॉर्ड इज व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ मिनट बुक। नहीं समझ रहे हो? देखते हो जज चेंज हो जाता है, केस वही रहता है, लेकिन जब चेंज होगा जज, तो उसको वो पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी तक की क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो जज को लोग सोचते हो कि जज को मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करें, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है पीछे से। जब पढ़ा रहेगा तब ना उस पर डिसीजन देगा। नहीं समझे? तो आपको लगता है इतने सारे केस पेंडिंग है कोर्ट में, कोर्ट क्यों नहीं फास्ट करती? अरे भैया वहाँ इंसान है, वो भी तो आखिर में पढ़ना पड़ता है उसको भी। तो नहीं कहता अगली हेयरिंग होगी 1 महीने बाद। अगर उसको ज्यादा कुछ नहीं पता हुआ, अचानक वो आज आया है और पता लगा कोई केस आया, अच्छा ठीक है, फिलहाल तो हमने सुन ली सबकी दलील, अगली हेयरिंग 1 महीने बाद, मैंने को 1 महीना लगेगा इसको केस को पढ़ने में, तो मैं उसके रिलेटेड और कुछ बता पाऊंगा अगली बार। नहीं समझे? वो भी टाइम लेते हैं अपना। आगे देखते हैं, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अच्छा देखो, आज तक सारी जो क्या बोलते हैं फिल्में बनी है, वकीलों के ऊपर बनी है, सबके ऊपर बनी है, जजों के ऊपर कोई मूवी बनी है? नहीं बनी है, क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में जल्दी कोई एक्सप्लोर है ही नहीं। बात समझे? आगे देखते हैं, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स, ये सब रखने पड़ेंगे। डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, यानी कि ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, सड़क बनाने वाला काम करती है, अब उस कंपनी में मैं भी मेंबर हूँ या मैं एक डायरेक्टर हूँ। अब मैंने अपनी कंपनी से कहा, इस कंपनी से कहा कि यार तुम सीमेंट कहीं और से क्यों लेते, मेरी कंपनी भी है सीमेंट वाली, तो मेरे से ही ले लो। नहीं समझे? उस कंपनी में कोई डायरेक्टर है, जिस डायरेक्टर का अपना सीमेंट की कंपनी है, अब वो डायरेक्टर कहता है कि यार कंपनी कहीं और से सीमेंट क्यों खरीदती, मेरी ही कंपनी से खरीद लेती। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का भी रजिस्टर चाहिए, या अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, जिसमें डायरेक्टर का भी कुछ उसमें फायदा है, पर्सनल बेनिफिट है। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन एंड देयर शेयर होल्डिंग। आपको पता है कोई भी कंपनी में जब डायरेक्टर बनता है, उसको एक क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। यानी अगर सपोज करो कंपनी ने आपको डायरेक्टर नियुक्त किया, तो आपको भी वो शेयर लेने पड़ेंगे। अब वो अलग बात है आपसे पैसे लिए जाए ना लिए जाए, कंपनी खुद ही उसका पैसा दे दे। तो सवाल उठता है, सर वो शेयर होल्डर्स क्यों दिए जाते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स क्यों जरूरी होते हैं? सर इसलिए ताकि आप जब डायरेक्टर बनो, आप जब डिसीजंस लो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भाई मैं भी उसमें एक शेयर होल्डर हूँ, मेरा भी उसमें पैसा लगा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी डिसीजन लो। नहीं समझ में आया? जैसे आप मेरी कंपनी में आए तो मैनेजर बनना है, ठीक है मैनेजर बना रहे, ले आपको कंपनी के शेयर भी दे रहे हैं, आपको 10% आप हिस्सेदार हो। अब जब आप कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे तो क्या सोच के देखेंगे? अपना समझ के देखेंगे। वो अपनापन लाने के लिए ये चीज़ किया जाता है। बाकी डायरेक्टर्स को, हर एक डायरेक्टर जब भी अपॉइंट होगा, उसको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स होता है, जिसको उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ठीक है ना? इधर कंपनी अपनी तरफ से दे दे, पैसा दे करके वो खुद ही कर दे, या तो तुमसे ले, वो अलग बात है। नहीं लेते। आगे देखते हैं, रजिस्टर ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। कंपनी के ऊपर कोई लोन है, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट, तो वो सबका तो रजिस्टर रहेगा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर, कितना अभी तक शेयर इशू कर चुकी है कंपनी, इसका भी रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। समझ गए? अब हर एक कंपनी हर साल रिटर्न फाइल करती है,
एनुअल रिटर्न, है ना। तो एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन MGT 7 साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, है ना। इट शुड बी फाइल्ड विद इन रजिस्ट्रार ROC ऑफिस को देना पड़ता है। कितने दिन के अंदर? कब से? AGM के। भाई हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ ऑर्डिनरी काम होते हैं, 4 काम होता है ऑर्डिनरी जो होना ही होना है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, लेकिन 4 काम तो आपको मेनली करना ही करना है। नंबर 1, पहला काम क्या होता है? पहला काम जो होता है, जो फाइनल अकाउंट हमारा बना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसमें सभी की स्वीकृति लेनी होती है। यानी फाइनल अकाउंट को एक्सेप्ट कराना होता है सारे लोगों को। तो सारे शेयर होल्डर आते हैं उसमें, वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है सर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है। मीटिंग से पहले, पता है जिस दिन मीटिंग होती है ना, मीटिंग से 30 दिन पहले ही, 30 या 40 ऐसा कुछ समय, उससे पहले आपको मीटिंग का इनविटेशन कार्ड जाएगा, इनविटेशन। उसमें उसमें फाइनल अकाउंट अकाउंट की सबकी कॉपी रहेगी, ताकि जब 30 दिन बाद मीटिंग में बैठो, आप पढ़ ओढ़ के बैठे रहो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सको। अब तब पर भी अगर आप नहीं पूछे, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, आपने एक्सेप्ट, तो फाइनल अकाउंट एक्सेप्ट कराते हैं हम लोग। नाउ सेकेंड नंबर क्या होता है? सेकेंड नंबर होता है डायरेक्टर्स को रिटायर करना होता है। कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, टोटल डायरेक्टर में से कुछ ऐसे 2/3 डायरेक्टर आई थिंक होते हैं ऐसे, जो रिटायरिंग बाय रोटेशन होते हैं, जो हर साल रिटायर किए जाते हैं, एवरी ईयर। और अगर उनका काम सही लग रहा है, उन्हीं को रीअपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको हटा के किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं रिटायरिंग बाय रोटेशन। तो ये काम भी करना होता है, ये सेकेंड मैंडेटरी काम है। थर्ड नंबर, डिविडेंड डिक्लेयर करना। क्या करना? डिविडेंड डिक्लेयर करना। फिर एक और काम है, देख लेना कुछ है। तो ये इस तरीके से ये जो काम होते हैं ना, इनको करना तो है ही है, इसके अलावा कुछ एडिशनल काम भी एनुअल जनरल मीटिंग में करना है, ये कर लेते हैं। सही है। अब इस एनुअल जनरल मीटिंग में ये सारे काम हो गए ना, इसका ब्यौरा बनाना पड़ेगा, और ये ब्यौरा हमें जमा करना होगा MGT 7 में। कितने समय के अंदर? 60 दिन के अंदर। आप समझे ना क्या चीज जमा होता है, आखिर में उस एनुअल जनरल मीटिंग में किए क्या तुम, वो ब्यौरा देना पड़ता है। क्या क्या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रखा है एज पर सेक्शन 129, है ना, of Company Act 2013 at annual general meeting AGM of a company. The board of directors should lay financial statements before the company. Financial statement of a company include, financial statement में क्या क्या include रहेगा? A balance sheet as the end of the financial year, पक्का। सेकेंड नंबर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन द केस ऑफ द कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। नहीं समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी अगर कंपनी वो NGO वाली है। सेक्शन 25 की कंपनी पुराने लॉ में कहते हैं, नए लॉ में क्या बनता है आई डोंट नो। सेक्शन 25 कंपनी वो सब जो नहीं होता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट। जिसे याद है बताया था, रिलायंस फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बहुत सारे इस तरह के फाउंडेशन चलते हैं। तो उन लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? उन लोगों का प्रॉफिट लॉस तो बनता नहीं है, उनका क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अ स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, अगर कोई चार्जेस है इक्विटी के अगेंस्ट, वो भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसका भी डिटेल। एन एक्सप्लेनेटरी नोट, बैलेंस शीट PL बनेगा, उसी का एक्सप्लेनेटरी नोट होता है, तो वो एक्सप्लेनेटरी नोट भी लगाना पड़ेगा। मेनली ये 3 ही होता है, ये सब तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। बट बोलेंगे ये 5 बोलना पड़ेगा आपको। कोई आपसे पूछेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर इक्विटी में कोई चेंजेस हुआ है, बढ़ा है या घटा है, घटता कहाँ है, बढ़ता ही है। तो पिछले साल हमारी इक्विटी कितनी थी, सपोज करो 10 करोड़ की थी, इस साल हमारा 12 करोड़ हो गया है, तो 2 करोड़ बढ़ा है ना, तो वो चेंजेस इन इक्विटी बताना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेटरी नोट जो किससे रिलेटेड होता है? इन दोनों से रिलेटेड होता है, बैलेंस शीट PL। हम लोग बनाना सीखेंगे एक्सप्लेनेटरी नोट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू वन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब कंपनियां क्या नहीं बनाती? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाती, वो बस बैलेंस शीट PL बनाएंगे। कौन कौन कंपनी? वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी,
डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड तो हो गई है लेकिन अभी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? डोरमेंट। तो इस कंपनी को भी कैश फ्लो नहीं बनाना। अब फिर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज एप्लीकेबल इन दोज कंपनीज वेयर इंडियन एएस इज एप्लीकेबल। समझ गए? अब क्या है? रिक्विजिट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या रिक्विजिट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए? शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में दो पार्ट है। पार्ट 1 जिसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया गया है, और पार्ट 2 जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया गया है। उसी के अनुसार आपको बनाना है एज इट इज। आपको फॉर्मेट में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे उन्होंने फॉर्मेट बनाया वैसे ही आपको अपनी वैल्यू डाल देनी है उसके अंदर। सर पता है क्यों? क्या? ताकि यूनिफॉर्म रहे पूरे भी इंडिया में। करोड़ों, भाई क्या है, लाखों कंपनियां हैं। जब ये लाखों कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट अपने अपने हिसाब से बना के देंगे तो बेचारा आरओसी या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंफ्यूज हो जाएगी। तो नहीं भैया, आप लोग अपना फॉर्मेट में तो बनाइए, डोंट डू दैट। वरना आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, हमको दिक्कत हो जाएगी समझने में। हम लोग ये फॉर्मेट बना के दे रहे हैं, आप लोग बस वैल्यू इसमें डाल के हमें दे दो बस। समझ गए? तो गवर्नमेंट ने ये किया, एमसीए ने ये किया। पार्ट 1 पार्ट 2 डिफाइन किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड किए हैं। नाउ स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट बाय इशूड बाय आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके भी गाइडेंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है जो हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द क्या है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ कंपनी लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, फिर यहाँ देखो पर्टिकुलर होगा, नोट नंबर होगा, फिगर्स इस साल का, फिगर पिछले साल का, हमें एक्सेल पे बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें पिछले साल का और इस साल क्यों जरूरी होता है? ताकि ना तुरंत कंपैरिजन कर सके पिछले साल का फिगर और इस साल के फिगर्स को। बाकी नोट नंबर के लिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले देखो शेयर होल्डर्स फंड आएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। सेकंड नंबर पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एकदम सेम एज इट इज फॉर्मेट। फिर करेंट लाइबिलिटीज की बारी आएगी, ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। यहाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ना बोल के क्या बोला जा रहा है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो टर्म थोड़ा फर्क है। यहाँ देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लंबे समय के जो लोन चल रहे हैं आपके। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज जो आपकी है ना, जो धीरे धीरे आप करके दे रहे हो, कई सालों तक चुकाना है आपको। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अगर कुछ है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लाइबिलिटी में आपको होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जो छोटे छोटे लोन होते हैं, या सीसी लोन अकाउंट। ट्रेड पेबल मतलब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर से है या बिल्स पेबल, दोनों को जोड़ लो, वो किस में आएंगे? ट्रेड पेबल में। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के शब्द नहीं यूज किया गया, क्या यूज किया गया? ट्रेड पेबल। अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा आउटस्टैंडिंग, ये सब होता था ना, आउटस्टैंडिंग अनएक्रूड। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना। अब जाके टोटल लाइबिलिटी आ गया। अब इसके बाद क्या दिखाया जाएगा? असेट्स। असेट्स में देखो पहले नंबर पे क्या दिखाया जा रहा है? तो या फिक्स्ड एसेट ना लिख के क्या बोला गया है? नॉन करेंट। टर्म का फर्क है, किसका फर्क है? टर्म का। अब प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट दिखा दो, टेंजिबल एसेट, फिर इनटेंजिबल एसेट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई आपका एसेट अभी तैयार हो रहा है। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे ट्रेडमार्क का भी कार्रवाई चल रहा है, आपको मिल जाएगा ट्रेडमार्क। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लंबे इन्वेस्टमेंट जो आपके पड़े हुए हैं कहीं। डेफर्ड ने टैक्स एसेट्स, जो धीरे धीरे गवर्नमेंट रिफंड कर रही है आपको। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो तुमने दे रखा है, लिया नहीं है, दिया है, तब ना एसेट होगा। लिया होगा तो लाइबिलिटी हो जाती। अदर नॉन करेंट एसेट्स अगर कुछ है तो। करेंट एसेट में करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल समझ गए क्या होता होगा? डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ गए, कैश और बैंक। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर दिए हो तो, जस्ट लाइक प्रीपेड लोन, सॉरी प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, ये सब चीज़ें अदर करेंट एसेट में इसमें आएगा, दैट्स इट। तो ये सब फाइनली देखो टोटल यहाँ पे हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब आपको इस फॉर्मेट में थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज बनाना है, ठीक है। अब क्या है, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस है, नेम ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले देखो क्या दिखाते हैं, पर्टिकुलर नोट, सेम फॉर्मेट तो सेम है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपके बिजनेस से कितनी इनकम हुई। अदर इनकम क्या हुआ, इनडायरेक्ट इनकम, मतलब सीधे जोड़ के दिखाना बैठ के ना, एक एक इनडायरेक्ट इनकम को नहीं, सब टोटल दिखा दो कितने का सेल है, सेल्स माइनस रिटर्न उटर्न जो भी है, अदर इनकम दिखा दो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। अब इसमें से लेस होगा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज जो किए हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वट एवर यू नीड टू राइट ओवर देयर, आपको वहां पे लिख देना है जस्ट। ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, कितना आएगा 10,000। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक है, आएगा माइनस 10,000, आपको वहां लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग नहीं दिखाते हैं, सीधे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस इसी तरह से, स्टॉक इन ट्रेड उसी तरीके से। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के ऊपर जितना खर्च करो, उसको सैलरी दे रहे हो, उसको बोनस दे रहे हो, उसको कमीशन दे रहे हो, उसके पीएफ पे खर्चा हो रहा है, वेजेस के नाम से दे रहे हो सैल, ये सब एम्प्लॉय के ऊपर खर्च हो रहा है ना, सब इकट्ठा जोड़ के लिखना है सर, अलग अलग नहीं दिखाना, मेहनत नहीं करनी है, और मेहनत आपका कम लगेगा। सर वो सबको जोड़ के कहीं तो जोड़ेंगे ना, हाँ तो उसको तुम कहीं नोट में लिखना है, एक्सप्लेनेटरी नोट वही होता है। एक जगह तुम बनाओगे ये सारी चीजें नोट करके, टोटल अमाउंट इतना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हाँ तो उसको नोट नंबर दे देना, इसके सामने ये नोट नंबर लिख देना कि नोट नंबर, इसमें जाके देख लीजिएगा, वहां एक्सप्लेन किए हैं क्या क्या है सैलरी में, ठीक। फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन ले रहे हो, लोन, लोन के ऊपर ब्याज वाज दे रहे हो, वो ब्याज वाज यहाँ लिखना, लोन प्राइम वो फाइनेंस कॉस्ट है तो लिखो, नहीं है तो, लेकिन सर ये फिर लाइन भी हटा देंगे, नहीं नहीं लिखना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट में कोई वैल्यू नहीं है, मत भरो, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट लिख के वहां छोड़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि फॉर्मेट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं, जैसा है वैसे लिखो। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन समझ गए, डेप्रिसिएशन टोटल इकट्ठा यहाँ पे लिख लेना, अदर एक्सपेंस यहाँ लिख देना, और फिर क्या है, टोटल एक्सपेंस। अब आपको पता है इस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस होने वाला है ना। तो देखो माइनस हो गया, माइनस होके यहाँ प्रॉफिट आ जाएगी, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अब ये दो आइटम और दिखाने पड़ेंगे, कौन कौन सा, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे दिखाओगे, माइनस करोगे, जैसे तुम्हारा क्या हुआ, लॉस बाई फायर हुआ, इसे अपवा देना है, हर साल थोड़ी ना होता है, अब हो गया तो हो गया, एक्स ये सब क्या एक्सेप्शनल आइटम है, एबनॉर्मल लॉस, दैट मीन्स ये सब तुम यहाँ पे दिखा देना एक्सेप्शनल आइटम में। अब आएगा ये जब घटा दोगे इसमें से, तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी लेस कर दो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब, कंपनी ने सपोज करो इस साल शेयर इशू किया, उस पर खर्चा हुआ, या फिर कोई डिवेंचर वेंचर पे क्या हुआ, इस बार इंटरेस्ट देना पड़ा बढ़ा करके, या कोई पेनल्टी चार्ज हुई, तो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये यहाँ पे दिखा देना। उसको घटा देना तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे देख लेना टैक्स कितना आएगा, आपको पता है जो भी प्रॉफिट होगा उसका, कंपनी है तो 30% टैक्स दे रही होगी, क्यों कितना परसेंट टैक्स है, वही ना 30, फॉरेन कंपनी है तो 40, तो जो भी टैक्स है वो टैक्स देख लेना। डिफर्ड टैक्स, पिछले साल का भी कोई टैक्स बाकी था तो दिखा देना, वरना रहने देना। करंट टैक्स में 30% आ जाएगा, मान लो 10 लाख की प्रॉफिट है, 30% 3 लाख रुपए टैक्स बन गया। अब बचेगा कितना बताओ, 7 लाख बचेगा। अब ये प्रॉफिट है आपके इस साल के बिजनेस की। क्या आप कोई दुकान बंद भी कर रहे हो, कोई बिजनेस क्लोज भी कर रहे हो, अगर कोई बिजनेस क्लोज किए हो तो ये 1 2 3, ये 3 इंफॉर्मेशन उसी से कनेक्टेड है। अगर इस साल आपने कोई बिजनेस नहीं बंद किया है तो आप इसमें तीनों में कुछ मत भरना, लेकिन लिख करके छोड़ देना।
क्या पूछा है कि वो जो बिजनेस बंद किए उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था। फिर पूछा उसका टैक्स कितना बना था फाइनल। जब बिजनेस बंद करते तो सारी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है ना, तो उसकी टैक्स एक्सपेंस कितना बना था। फिर प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद की क्या प्रॉफिट उसकी हुई थी। लेकिन आपने कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू किया ही नहीं है, तो इन तीनों में कुछ भरोगे, कुछ नहीं। अब प्रॉफिट आपका आ गया फाइनल। अब क्या करोगे, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स। ये कैसे निकलेगा, आपकी जो भी प्रॉफिट आई है, मान लो तुम्हारी प्रॉफिट आई है 5 लाख। कितनी आई है, अब शेयर होल्डर तुम्हारे कितने, 1 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 5 लाख की प्रॉफिट कितने लोगों में बांटनी है, 5 लाख। तो 5 लाख में भाई, सॉरी, 5 लाख की प्रॉफिट 1 लाख शेयर होल्डर में बांटनी है। तो इस 5 लाख को डिवाइड करोगे 1 लाख से, तो एक शेयर होल्डर पे कितना मिल रहा है अर्निंग, 5 रुपए की अर्निंग हुई। तो वही अर्निंग पर शेयर निकालना है यहाँ पे 5 रुपए। अब फिर कुछ डाइल्यूटेड है क्या, कुछ नहीं। डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, सपोज पिछले साल कंपनी ने वादा किया था कि इस साल हम लोग आप लोग को 6 रुपए प्रॉफिट देंगे, डिविडेंड देंगे एक शेयर पे कम से कम। और पता चला इस साल प्रॉफिट है 5 रुपया, और कहाँ से 6 रुपया देगा, तो अपने रिजर्व में से निकाल के डाइल्यूट करेगा, उसमें डाइल्यूट मतलब उसमें घोलेगा, 1 रुपया मेरी तरफ से लो 6 रुपया। नहीं समझे, वादा किया था ना, निभाना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा, 5 रुपये यहाँ दिया, फिर वहां पे क्या है, डाइल्यूट करेगा 1 रुपए, और कितना हो जाएगा, 6 रुपए। डाइल्यूट कहाँ से करेगा, प्रॉफिट से ही नहीं। वही देखो, प्रॉफिट से ही निकाल के देंगे, या तो रिजर्व में से, फ्री रिजर्व। कहाँ से, फ्री रिजर्व, और कहीं से नहीं निकाल सकते। दैट्स इट, यहाँ पे कहानी खत्म। तो फॉर्मेट एज इट इज होगा। अब ये क्वेश्चंस हैं और हमें सॉल्व करना है, बनाना है हमें प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन पहले इसको स्टडी करिए। अब सवाल उठता है कि सर ये कैसे बनाएंगे। पहला तो नंबर आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये देखो कंपनीज फाइनल अकाउंट है। इसका हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक्सेल पे पहले तो फॉर्मेट बना के रेडी करते हैं। तो ये देखो मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है ना, पर्टिकुलर है, नोट्स है, फिगर है, ये देखो सेम एज इट इज। तो देखो एक कॉलम में मैंने ये बना दिया, नोट्स नंबर हो गया, करंट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम 4 कॉलम में मेरा बन गया फॉर्मेट। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग को ये ड्रॉ करना है पहले ब्लैंक। जैसे फॉर्मेट आपको दिया एकदम एज इट इज, पहले पूरा टाइप करना पड़ेगा, मेहनत करना है। तो ये मैंने एक पार्ट 1 बनाया है। क्या है पार्ट 1, क्या है, बैलेंस शीट है। फिर पार्ट 2 क्या है, ये क्या है, बस एक बार आपको बनाना है। उसके बाद तो जब जब क्वेश्चन करना होगा कॉपी पेस्ट फॉर्मल फॉर्मेट। ठीक है। अब सॉल्व होता है कंपनीज का, सर एक बार दिखाइए प्रॉफिट लॉस क्या ऐसे ही बनता है कि नहीं बनता है, मुझे देखना है। तो देखिए इसके लिए याद होगा आप लोग को मैंने बताया था, और मैंने शायद पहले भी दिखाया है कि कोई भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर आपको देखना है, बैलेंस शीट देखना है, तो आपको यहाँ पे आना है। मान लो किस कंपनी का देखना चाहते हो, टाटा मोटर्स का ही, क्लिक किया। आई थिंक पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये चीज़। फिर कहाँ जाते हैं, फाइनेंशियल्स में। फिर मुझे डिटेल अपनी देखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में हमें डिटेल्ड बैलेंस शीट चाहिए। अब डिटेल्ड बैलेंस शीट जब क्लिक करोगे, तो देखो वही कुछ फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले तो दिखने तो पहले ओपन तो हो जाए। अभी तो ये बफर कर रहा है, हाँ ठीक। मिला, इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स फंड, टोटल शेयर्स कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज मिला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म, ये सब देखो भरा हुआ पड़ा है, सेम वैल्यू पूरी डाली हुई है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सेम फॉर्मेट मिला कि नहीं मिला। अब आपको देखना है क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यही फॉर्मेट तो फॉलो करते हैं हम लोग कंपनीज में। तो ये प्रैक्टिकल चीज आप लोग सीखने जा रहे हो। इसी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालो उसी कंपनी का, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही था ना। फिर इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। फिर इसमें एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यही था। परचेज ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री देखो माइनस में है कि नहीं है। तो बोला था इधर माइनस और पॉजिटिव, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस टोटल कितना एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट कितना दिया गया है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। आपको पता है कभी ना सॉफ्टवेयर कंपनी का खोलना, आपको ये देखना है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है उनका, सबसे ज्यादा खर्चा तो उनका एम्प्लॉय पे होता है क्योंकि वही तो उसको बना के देता है। सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, इंजीनियर। उनका मेन कमाई तो उनके ब्रेन ही है ना, उस सारे ब्रेन ही तो बना बना के दे रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो वो सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं किसके ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर। और किसी बैंक का उठा लेना, उसमें भी देखना सबसे ज्यादा खर्चा उनका कहाँ हो रहा है, इजिली यू कैन फाइंड। और ये देखो एक्सेप्शनल आइटम भी हुआ है, ठीक है ना, एक्सेप्शनल आइटम में भी खर्चे दिख रहे हैं। ईपीएस देखो, इनका ईपीएस कितना है, 20 रुपये 61 पैसा अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूट किया है कुछ इन्होंने, कुछ नहीं, सेम वैल्यू। तो अगर डाइल्यूट करोगे तब कुछ बढ़ेगा, नहीं 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 बढ़ा, नहीं नहीं बढ़ा नहीं, उल्टा घटा है, कुछ नहीं, सेम है लगभग। यहाँ तो देखो माइनस में था। ये किस साल का है, 20 21 22, अच्छा। तो फाइनली ये सारा है टैक्स। अब आप समझे ना, अब आप क्या सीखने जा रहे हो, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जो बनता है वो चीज़ सीखने जा रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग का अभी टास्क क्या है, आपको दोनों फॉर्मेट अपने बुक से उठाने हैं और बैठ करके एक्सेल पे पूरा ड्रॉ कर लेना है, ताकि जब कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल रहे, हमें मेहनत कम करना पड़े, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं ये जो एक्सेल की शीट बनाया मैं आपको शेयर करूंगा, आई विल नॉट।